साथियों नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। आपका प्यार लगातार हमको मिलता रहता है और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। और हो सकता है आप हमको जो प्यार देते हैं उसमें कुछ कमी हमारी भी रह जाती होगी, लेकिन आप उसे अन्यथा न लें। और जिस तरह से हमने कल आपको नगर निकाय जो सबसे जनपद के जो मुख्यालयों की होती है, शहरों की होती है, जो चकाचौंध जब बढ़ जाते हैं शहर, तो वो अपने आप में बदल जाते हैं। उनको नगर पंचायत का दर्जा मिल जाता है, नगर पालिका का दर्जा मिल जाता है और महानगर पालिका का दर्जा मिल जाता है। ऐसे ही रुद्रप्रयाग जनपद में नगर पालिका रुद्रप्रयाग की बात करूं और अन्य 4-5 जो हमारी नगर पंचायतें हैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले जनपद वासियों से मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मतदान देकर पूरे उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जनपद ने एक नाम रोशन किया है कि 74% मतदान। शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ है। निकाय चुनाव में पहली बार उत्तराखंड का नाम आता है, तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग का नाम आता है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुप्त काशी में जो गुप्त काशी है ऊखीमठ है, ऊखीमठ में 74% 31 मत प्रतिशत हुआ है। उसके बाद गुप्त काशी में हुआ, अगस्त्यमुनि हुआ, तिलवाड़ा हुआ और रुद्रप्रयाग हुआ। तो जो नगर कहाँ से आएगी, ऊपर कहाँ से आएगी? पंचायतें हैं और 4 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर पालिका है। तो उसमें ये जो मतदान हुआ है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया और अपने मत का अधिकार प्राप्त करने के बाद वोट में तब्दील किया है। अब उनकी सरकार बनने जा रही है, नगर की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार विकास के लिए होती है, गांव के विकास के लिए होती है, क्षेत्र के विकास के लिए होती है, नगर पंचायत नगर क्षेत्र के विकास के लिए होती है, वो शिक्षा के लिए विकास के लिए होती है, वो विद्युत के लिए विकास के लिए होती है, वो स्वास्थ्य के लिए विकास के लिए होती है। और ऐसे ही जनपदों में विकास होता रहता है। तो जैसे नगर पालिका रुद्रप्रयाग है, वो जनपद मुख्यालय की नगर पंचायत है, नगर पालिका है, जिसमें तमाम अधिकारी कर्मचारी जज लोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका रहती है। और उसमें नगर पालिका की जो अहम भूमिका होती है वो स्वच्छता को लेकर होती है और विद्युतीकरण के लिए होता है, छोटे मोटे रास्तों के लिए होता है, पानी के लिए होते हैं और नालियों की सफाई के लिए होते हैं। तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें नगर पालिका की अहम भूमिका होती है। और नगर क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य है तो उसकी सफाई का जिम्मा नगर पालिका का होता है, विद्युतीकरण का नगर पालिका का होता है, शिक्षा का क्षेत्र में भी अहम रोल होता है। तो अपना अपना रोल है। अब मैं आपको लेके चल सकता हूँ। जो कल मतदान हुआ 74%, 23 तारीख को और 24 को, आज मतदान की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मतगणना होनी है और 25 तारीख को अलग अलग क्षेत्रों में मतगणना होनी है। इसी मतगणना को लेकर अब कयासबाजी लगे हुए हैं। कल जब 5 बजे मतदान खत्म हो गया था, उसके बाद पार्टियों ने अपनी जीत हार का गुणा भाग जोड़ घटाना शुरू कर दिया और जगह जगह चौराहे पे आज दिन भर लोगों की कयासबाजी लगी हुई है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे है, किसको कितनी वोट पड़ी। ये तमाम समीकरण का राह से लगे हुए हैं। और लोकल बॉडी भी है, लोकल बॉडी का चुनाव होता है, सबसे छोटी इकाई का चुनाव होता है। निश्चित तौर पे वोटों का आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं। अब रुद्रप्रयाग की बात करें तो नगर पालिका में 5405,470 वोट पड़ा है, जिसमें 2624 वोट महिलाओं का पड़ा है और 2844 वोट
पुरुषों का पड़ा हुआ है। अब अलग अलग है, 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों की जो गणना होती है वो मतपत्र इसमें होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग इसमें नहीं होता है और उसमें जो टाइम लगता है, क्योंकि वार्ड सदस्यों का भी चुनाव इसमें होता है और नगर पालिका जो अध्यक्ष का उसका चुनाव होता है। और रुद्रप्रयाग में एक निर्विरोध जो सभासद था वो चुन लिया गया था। बाकी 6 वार्ड सदस्यों में चुनाव की टक्कर है। वो आपस में उनका भी वोट मत गिना जाएगा और उसके बाद उनको जो भी जीतेगा उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो जो परिणाम होगा वो कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में समाप्त हो जाएगा और किसके सर पे विजय का पताका फहराता है ये कांग्रेस है। अब जैसे हमारे रुद्रप्रयाग में 2 निर्दलीय प्रत्याशी थे और 2 एक राष्ट्रीय पार्टी का बीजेपी वालों का था और एक कांग्रेस का था। अब टक्कर जो समीकरण है वो त्रिकोणीय बनी हुई है। बहुत खतरनाक समीकरण जिस तरह से लग रहा है। बीजेपी भी असमंजस में है, कांग्रेस भी, और निर्दलीय पार्टी ने जो समीकरण पाता है वो जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर उन्होंने अपना छाप छोड़ी है, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि त्रिकोणीय फाइट है। और त्रिकोणीय फाइट में अलग अलग जगह अलग अलग जिस क्षेत्र का जो प्रत्याशी होता है उसको ज़्यादा वोट उस क्षेत्र से मिलता है। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसने कितनी सेंधमारी की है राष्ट्रीय पार्टियों में, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों का अपना वोट बैंक होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। और उसमें अगर बागी जो प्रत्याशी थे हमारे यहाँ पे वो बागी थे, निर्दलीय प्रत्याशी जो त्रिकोणीय टक्कर में आए हैं, संतोष रावत, उसने काफ़ी हद तक अपनी ओर रुझाने का प्रयास किया है मतदाताओं को। और वो मतदाता ये हवा में एक हवा फैलती है कि जो संतोष रावत है निर्दलीय प्रत्याशी वो काफ़ी सेंधमारी कर रहा है बीजेपी के वोटरों में, कांग्रेस के वोटरों में। तो वो सेंधमारी देखनी होगी कि कितनी सेंधमारी उन्होंने की है। हो सकता है निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार दे, हो सकता है राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस बाजी मार दे, बीजेपी बाजी मार दे, और बीजेपी हो सकता है बीजेपी पहले नंबर पर रहे, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहे और निर्दलीय प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। ये समीकरण तमाम समीकरण जुटा के अभी लोग कयासबाजी लगा रहे हैं। और 7 वार्ड है, 7 वार्डों में जो वोट परसेंट पड़ा है वो 70% वोट पड़ा है। तो 70 का 4 आपको बताया हमने 5470 वोट पड़ा है। इसका डिवाइडेशन कर देंगे तो अलग अलग अगर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है रुद्रप्रयाग में नगर पालिका के लिए, उसके लिए वो समीकरण लोग हर प्रकार के, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं वो अपने मंथन कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी मंथन कर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी मंथन कर रहे हैं कि भाई जो हमारा वोटों का जो समीकरण था जिनको उन्होंने रुझाने का काम किया है मतदाताओं को, वो वोट में कितना तब्दील हुआ है और हमारे जो आंकड़े हैं वो बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, सही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, वो कल देखने को आता है। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी ने भी सेंधमारी की है राष्ट्रीय पार्टियों की, जो उनके प्रत्याशियों के जो वोट बैंक था होता है कैडर वोट, क्योंकि भाई टिकट तो अब राष्ट्रीय पार्टियों ने भी इस समय वार्ड सदस्यों को भी उनके निशान जो उनका था, भाजपा का निशान था, सिंबल पे टिकट लड़ाने का काम किया है। वार्ड सदस्यों को भी सिंबल दिया है। तो ऐसे में समीकरण गड़बड़ाता है, ज़रूर गड़बड़ाता है। अगर समीकरण में ये हो जाता है कि अध्यक्ष कहता है कि हम आपको अगर वोट वार्ड सदस्य एक वार्ड सदस्य के लिए वोट नहीं मांग सकता है, अगर अध्यक्ष के लिए सभी वार्ड सामान्य सब बराबर होते हैं, इसलिए उसकी समीकरण गड़बड़ा जाती है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय का है। क्योंकि भाई प्रत्याशी तो कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊं, निर्दलीय प्रत्याशी कहता है कि मैं जीत जाऊं, भाजपा का प्रत्याशी के वो अन्य वार्ड सदस्यों को ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तुम मुझे वोट दो। एक जगह बोलेंगे तो दूसरी तरफ उनका वोट घट जाता है वोट, इसलिए वो स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं कि हम आपके लिए संघर्ष करते हैं। हाँ, अध्यक्ष जरूर बोल देगा वार्ड सदस्यों की हमारा भी ध्यान रखना, लेकिन अध्यक्ष उनके लिए प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। हाँ, पार्टी सिंबल के तौर पे जो प्रत्याशी है उसके लिए ज़रूर प्रयास करती है कि हमारा जो प्रत्याशी है उसका सिंबल ये है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कांटे की टक्कर है वो जिस तरह से
आंकड़ेबाजी की जा रही है। और राष्ट्रीय पार्टी जब अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो बीजेपी, कांग्रेस, आप तमाम पार्टियों में जो होता है वोट का परसेंट कितना पड़ा, किस में कितना गया, ये चीज़ें होती हैं। तो यही छोटी इकाई है। चुनाव कोई भी हो, बहुत कांटे की टक्कर होती है। और जैसे हमने बोला है, पहले भी बोला है, कल भी बोला है कि ये जो चुनाव था ये काफ़ी महंगा था, खर्चीला चुनाव था। और खर्चीला चुनाव होने के लिए लोगों ने जो जो दावेदार थे, प्रत्याशी थे, उन लोगों ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। उसमें इसलिए वो जीत का दावा कर रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, इतना तो खर्चा पर्चा चर्चा की है, तो हम हो सके हम जीत सकें, क्योंकि धन बल का प्रयोग हुआ है। तो सभी जब जिन्हें जिन्हें पैसा खर्चा किया मतदाताओं वोटरों पे, तो वो तो दावा करेगा कि यार मेरी इतनी वोट आ रही है। आप कैसे बोल रहे हैं कि मेरी कम आ रही है, मेरी ज़्यादा आ रही है? लेकिन बस 24 घंटे का समय बाकी रह गया है। 12 घंटे का समय बाकी रह गया है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और 12 घंटे में रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। और जो पिछले 5 सालों की सरकार है जो निकाय की, वो बनने जा रही है। और जो ये गुणा भाग घटाना जो हो रहा है, लगातार लगे कयासबाजी हो रही है। अलग अलग चुप चुप के बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि तुम्हारा कितना आएगा, हमारा कितना आएगा, हमको कितना मिलेगा, वहाँ से उस वार्ड से कितना वोट मिलेगा। ये तमाम समीकरण आप देख सकते हैं कि कयासबाजी का बाजार बहुत गर्म है। अब कोई कह रहे हैं कि उन्होंने इतना खर्चा किया, इतना पर्चा किया, इतना चर्चा किया, इतने किसी ने पैसा बांटा, किसी ने शराब बांटी, किसी ने मिठाइयाँ बांटी, किसी ने साड़ियाँ बांटी, किसी ने लड्डू बांटे, किसी ने राशन बांटी। ये तमाम तरह के हथकंडे, किसी ने कहा हम तुम्हारा काम करेंगे, किसी ने कहा कि हम आपका काम अब करेंगे, तब करेंगे। ये कल आपको दिखाई देगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको आज वापस लेके चलता हूँ। लेकिन हमारी नज़र ज़रूर जो वोटरों के जो परसेंटेज है क्या है, तो उस पे ज़रूर नज़र रखेगी। कल एक बार फिर मैं शाम को हाजिर हो जाऊँगा आपके सामने कि जो वोट कैसा, जो हमने जो समीकरण आपको बताया है कि तिकोनी रहा, कि राष्ट्रीय पार्टियों ने हाथ मारा, कि राष्ट्रीय पार्टियों की जो भूल थी, क्या था, कैसा था, ये समीकरण, तमाम समीकरण मैं आपको बताऊंगा। और एक बार फिर वापस लेके चलता हूं। देखते रहिए गाँवतकलाइव.com। और अपनी समीक्षा, इस समीक्षा के बाद आप बताएं कि जो इस समीकरण हमने आपको बताया, कल आप ज़रूर समझ आएंगे कि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय में जो टक्कर थी वो सही थी। हमारा जो अनुमान था, एनालाइज किया हमने, जो एग्जिट पोल, जो पोल से मतदाता से पहले भी हमने बात की है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने नए नए वोटरों से भी बात की है, उसका हमने आपके यूट्यूब पे भी डाला है, फेसबुक में भी डाला है, और अपने चैनल में आपको बताया है और बता भी रहे हैं। तो आप देखते रहे, मेरे साथ बने रहे गाँव तक लाइव के साथ। और इसी शब्दों के साथ मैं वापस चलता हूँ। कल जरूर एक बार फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।